सो एट्रीब्यूट्स में लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था नो वैलिडेट। नो वैलिडेट आपको हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि क्या काम करता है, कि अगर आपका वैलिडेशन लगा हुआ है वो उसको ओवररूल कर देता है ना। सो आज का टॉपिक रहेगा फॉर्म एलिमेंट्स। सो फॉर्म एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास? द HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स, जैसे कि इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप। अगर इनपुट एलिमेंट की बात की जाए तो इनपुट में भी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इनपुट एलिमेंट। तो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट्स इज इनपुट एलिमेंट। सो द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर फर्स्ट नेम। सो लेबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया फॉर एफ नेम। सो मेक श्योर करना रहेगा आपको कि आपका फॉर और आईडी दोनों मैच हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होता है आउटपुट में। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब कि आप इसके अंदर टेक्स्ट या नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा लेबल एलिमेंट। तो लेबल एलिमेंट हम यहाँ देखें तो लेबल एलिमेंट डिफाइंस अ लेबल फॉर सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। द लेबल एलिमेंट्स इज useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. So अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लेबल अपना डिफाइन किया फर्स्ट नेम, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन को अपनी वेबसाइट एक्सेस करा रहे हैं जो कि फिजिकली चैलेंज पर्सन है, तो स्क्रीन रीडर अगर वहाँ पर इस्तेमाल होगा तो आपका फील्ड अनाउंस किया जाएगा उस केस में, ठीक है। कि जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा फर्स्ट नेम, नेक्स्ट अगर कोई फील्ड होगा तो जैसे कि लास्ट नेम या मिडिल नेम, उस तरह से। द लेबल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प्स यूजर हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन सच एज रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस बिकॉज व्हेन द यूजर क्लिक द टेक्स्ट विद इन द लेबल एलिमेंट इट टॉगल्स द रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स। So the for attribute of the label tag should be equal to the id attribute of the input element to bind them together. So जैसे हमारे पास यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे ड्रॉप डाउन के केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ें, वैल्यू और जो यूज़र को डिस्प्ले होगा मैटर वो, ठीक है। तो वैल्यू वाला पार्ट क्या है, अगर यूज़र यहाँ से चूज़ करता है लेट्स से फिएट फॉर एग्जांपल, और जब डेटा सबमिट किया जाएगा तो आपको कार्स के इक्वल टू क्या रिसीव हो रहा है यूआरएल में फिएट। तो यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर यूआरएल पर जस्ट आपको डिस्प्ले करा रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि बैकएंड के अंदर डेटा स्टोर कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कार्स की वैल्यू यूज़र जो चूज़ करेगा वो डिस्प्ले होगी उस केस में। इसी तरह से द ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंस एन ऑप्शंस दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सेलेक्टेड टू डिफाइन अ प्री सेलेक्टेड ऑप्शंस एट द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट टू द ऑप्शन। तो हम जैसे चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा फिएट सेलेक्टेड हो, तो हमने क्या लिखना है सेलेक्टेड फिएट के आगे। सो दिस इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन, यानी कि ये HTML5 में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं HTML4 में तो आपको लिखना होगा सेलेक्टेड इक्वल टू सेलेक्टेड, तब काम करेगा। सो बाय डिफॉल्ट अब क्या दिखाई दे रहा है हमें फिएट। प्रीवियस एग्जाम्पल में बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा था वॉल्वो। नेक्स्ट विजिबल वैल्यू। सो यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइज। अब आपको नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स में 3 डिफॉल्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले रहेंगे इस एरिया में। दिस इज अ साइज एट्रीब्यूट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर साइज 3। नेक्स्ट अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट हो, ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन है जिसके पास मल्टीपल कार हो, है ना, बट यहाँ पर एक ही ब्रांड अभी हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ से वॉल्वो फिएट कंट्रोल बटन को होल्ड करके मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओगे। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, अब इसका आउटपुट क्या होगा, आप यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए। जैसे कि आप देखते हैं सोशल मीडिया में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप कई बार बड़े बड़े कमेंट भी दिखते हैं हमें,
तो वो टेक्स्ट एरिया के थ्रू ही पॉसिबल होता है। या फिर काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन वगैरह फिलअप कर रहे होते हैं, तभी आपको टेक्स्ट एरिया देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर है रोज 10 एंड कॉलम्स 30। इसका मतलब होगा कि आपका 10 रो यहाँ पर विजिबल होंगे और 30 टेक्स्ट कैरेक्टर आपको विजिबल होंगे इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। ठीक है, सो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसमें 30 पूरा क्लोज कर देना। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके 10 रोज हो गए। 11th रो जैसी होगा आपका, ये वर्टिकली स्क्रॉल होगा। सो चलिए यहाँ देखते हैं दी रोज एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, इसका क्या काम है। रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट एरिया एंड द कॉलम्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। सो दिस इज हाउ द HTML कोड अबव विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। तो यानी कि अगर आप कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक भी होता रहेगा, और मैटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये वर्टिकली आपका स्क्रॉल भी होगा। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपने नोटिस किया कॉर्नर में आपको कुछ इस तरह का स्केलिंग भी दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमारे इसमें देखो एग्जांपल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 ने हमें फीचर दिया कि मान लीजिए आपका कंटेंट ज़्यादा है और एरिया आपका कम है, तो आप एक्सपेंड करके देख सकते हो। जैसे पहले के टाइम में और आज के मॉडर्न्स में क्या चेंजेस, पहले के सेल फोन में डिस्प्ले बहुत छोटा सा होता था, तो 2 लाइन के हम लोग टेक्स्ट मैसेज देख पाते थे और फिर स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ता था। तो कई बार क्या होता है, लिमिटेड एरिया की वजह से आप मैसेज को ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। स्मार्टफोन ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसने क्या बोला, जितना बड़ा आपका डिस्प्ले एरिया है उतने में आप पूरा मैसेज लिख सकते हो। प्लस मैसेज में पहले के टाइम में और अब के टाइम में एक जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि आप 150 कैरेक्टर का ही मैसेज आज भी भेजते हो। भले से हम लोग बड़ा मैसेज लिखें, सामने वाले के पास जाकर सिंगल ही दिखाई देता है, सॉरी, बट आपके अगर 150 कैरेक्टर से अब मैसेज होगा तो आपके 2 या 3 मैसेज के पैसे कटते हैं उस केस में। ठीक है, जितना भी लेंथ होगा आपका। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा एक मैसेज लिखे टेक्स्ट मैसेज किसी को सेंड करते हैं तो वो सिंगल आपका मैसेज का चार्ज डिडक्ट होगा जितने कैरेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट मैसेज की बात करें। अब वैसे टेक्स्ट मैसेज का ट्रेंड ना के बराबर रह गया, जस्ट OTP वगैरह इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तब सही काम करते हैं नेट अवेलेबल ना हो। चलिए, तो ये पार्ट हमने देखा। अब इसी को हम लोग यहाँ से अपनी खुद की भी एक विड्थ और हाइट से भी हैंडल कर सकते हैं। या तो आप रोज एंड कॉल्स का इस्तेमाल करें या फिर आप उसको विड्थ और हाइट यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको पकड़ के अपने हिसाब से स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बटन एलिमेंट। बटन के ऊपर हम लोग जनरली जावास्क्रिप्ट वगैरह को ट्रिगर कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अलर्ट। तो ये अलर्ट फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो ये क्या करेगा, जैसे आप बटन को हिट करेंगे क्लिक मी, तो ये आपको रिटर्न करेगा हेलो स्टूडेंट्स या हेलो वर्ल्ड हमने डिफाइन किया होगा। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ऑलवेज स्पेसिफाइज द टाइप एट्रीब्यूट फॉर द बटन एलिमेंट, यानी कि बटन में आपको टाइप मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ डिफरेंट ब्राउजर्स में यूज़ डिफरेंट डिफ़ॉल्ट टाइप्स ऑफ बटन एलिमेंट। सो सभी बाय डिफ़ॉल्ट बटन ही अंडरस्टैंड करें तो उसके लिए आपको टाइप बटन मैंडेटरी है लिखना है इसके लिए। नेक्स्ट है फील्ड सेट एंड लेजेंड। The field set element is used to group related data in a form and the legend element defines a caption for the field set element. So यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म टैग मेन टैग है हमारा, उसके अंदर फील्ड सेट, देन उसके अंदर हमने लेजेंड को डिफाइन किया हुआ है। सो आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे आपका जो फॉर्म है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं लेजेंड में हमने लिखा हुआ है पर्सनल ईयर, और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं फॉर्म के अराउंड ये क्या है, फील्ड सेट। सो जैसे आप लोग जीमेल वगैरह में लॉगिन करने जाते हो ना, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे क्लिक ऑन साइन इन, तो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो ये फील्ड सेट है, और ईमेल वाला पार्ट आपका लेजेंड है। और जो फील्ड है हमें विजुअली लगता है पूरा एक फील्ड है, बट ऐसा नहीं है।
अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें यहाँ पर, तो ये दिखाई दे रहा है फील्ड जो ब्लू कलर का आ रहा है वो फील्ड है। फील्ड के चारों तरफ क्या है, ग्रीन वाला क्या होता है, पैडिंग, वो पैडिंग अवेलेबल है उसके एरिया में। तो ये देखिए ये है आपका इनपुट, ठीक है। तो हमें विजुअली लगता है कि पूरा एक फील्ड है, बट ऐसा नहीं है ना, फील्ड अलग है, ये चीज़ अलग है आपकी। तो जब सिखाएंगे तो बना के दिखा देंगे किस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो ये था आपका फील्ड सेट का एग्जांपल, जो कि कुछ इस तरह से आपका बॉर्डर क्रिएट करेगा और उस बॉर्डर को कट करके आपका लेजेंड आपको डिस्प्ले होता है इसमें। नेक्स्ट, डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट किस तरह से काम करता है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो तब आप इसको यूज़ करें। तो डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट. So user will see a drop down list of the predefined options as they input data. The list attributes of the input element must refer to the ID attribute of the data list element. So हमारे पास एक फॉर्म टैग है और हमने एक इनपुट डिफाइन किया है लिस्ट इक्वल टू सेंटर। बट ध्यान क्या रखना है, डेटा लिस्ट जब आप टैग डिफाइन करेंगे, एलिमेंट डिफाइन करेंगे, तो लिस्ट की वैल्यू आईडी से मैच होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे, ऑप्शन। बट इस केस में ध्यान रखना ऑप्शन क्लोज नहीं होगा। वैल्यू इक्वल टू आप यहाँ से कुछ देख सकते हैं, हमने डिफरेंट सेंटर्स के नेम अपने डिफाइन किए हुए हैं। रन करेंगे एग्जांपल, जैसे आप फील्ड में अपना कर्सर लेके आएंगे, आप टाइप भी कर सकते हैं लेकिन आगे आपको ड्रॉप डाउन भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा प्रीत विहार, तो बाकी सब चला गया, सिर्फ आपका फिल्टर हो गया, प्रीत विहार वाला डेटा आपको मिल गया इस तरह से। तो ये चूज़ करने के लिए होता है कि आप या तो टाइप करके फ़िल्टर कर लो या फिर डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी तो क्या सेलेक्टेड वैल्यू है तो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, बट हो सकता है बहुत बड़ी लिस्ट हो डेटा की, तो उस कंडीशन में आप टाइप करते हैं डेटा अपना फिल्टर हो गया, आप चूज़ कर पाओगे। जैसे देखते हैं ना कंट्री, अब कौन उसको स्क्रॉल कर हम लिखते हैं IND, तो जैसे मिलता है हम लोग चूज़ कर लेते हैं उसमें से। नेक्स्ट ये आउटपुट एलिमेंट। आउटपुट एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है, यानी कि अगर आप कोई दो वैल्यू को कैलकुलेट कराना चाह रहे हो देन उस केस में यूज़ करोगे। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना होगा। तो दी आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय अ स्क्रिप्ट। सो परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड शो द रिजल्ट्स इन एन आउटपुट एलिमेंट। तो ये हमारा आउटपुट एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक इनपुट टाइप डिफाइन किया, रेंज, आईडी है A, नेम इज़ A, वैल्यू है डिफ़ॉल्ट 50। सेकेंड हमने बनाया इनपुट टाइप नंबर, आईडी है इसका B, नेम इज़ B और वैल्यू इसका क्या है 50। हमने यहाँ पर लिखा दोनों अगर 50-50 हैं तो यानी कि मैक्सिमम कितना जाएगा 100 तक। तो हमने लिखा 100 प्लस जो भी इसकी वैल्यू है वो, तो वो टोटल होके कहाँ जाए, आउटपुट के अंदर। हमने लिखा आउटपुट मतलब नेम इक्वल टू X फॉर A और B दोनों को टोटल करो यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा फॉर्म के अंदर, ऑन इनपुट X डॉट वैल्यू इक्वल टू पार्स इंटीजर A डॉट वैल्यू पार्स इंटीजर B डॉट वैल्यू। ये जावास्क्रिप्ट पे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको, फिलहाल आप आउटपुट का रिजल्ट देखें। तो अभी यहाँ पर कोई टोटल नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर इनपुट अगर कुछ होगा या अगर मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है, तो डेटा कितना आ रहा है मेरे को यहाँ पर 50-50। बट मैं चाहता हूँ ऑन चेंज पर यहाँ रिजल्ट मुझे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर देखो 50 की वैल्यू है, अगर मैं 51 करता हूँ तो यहाँ पर 101 आना चाहिए, क्योंकि 50 वैल्यू यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट, 51 यहाँ पर है 101। या तो आप इधर चेंज करिए तो उधर रिजल्ट आपको चेंज होते दिखाई देगा, या फिर आप इधर अपडेट कीजिए। तो आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है, वो टोटल कर पा रहे हैं दोनों को। तो इसके लिए आपको JS आना ज़रूरी है, तब आप इसको यूज़ कर पाते हैं। तो फिलहाल हमारा आउटपुट एलिमेंट का पर्पस समझना है कि आउटपुट एलिमेंट का काम है क्या। तो ये हो गए हमारे मेजर फॉर्म के एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट में भी आपको सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ क्या देखते हैं, here are the different input types you can use in HTML, जैसे कि इनपुट टाइप बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट एंड टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL एंड वीक। सो इनपुट के टाइप्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ इनपुट एलिमेंट लिख के छोड़ देते हैं तब क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि HTML4 में इनपुट के बहुत ज़्यादा टाइप नहीं हुआ करते थे। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट। यानी कि अगर आप
इसको खाली लिखते हैं इनपुट और आगे टाइप नहीं लिखते हैं तो आपका टेक्स्ट फील्ड ही बनता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये कुछ इस तरह का आपको आउटपुट क्रिएट करेगा जिसमें आप जाके अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। सेकंड टाइप है हमारे पास पासवर्ड। जब भी आप कहीं पर साइन इन साइन अप करने जाते हैं तो वहाँ पर आप या तो पासवर्ड लिखते हैं या फिर आप पासवर्ड जनरेट करते हैं कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर कन्फर्म पासवर्ड, उस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, इनपुट का टाइप पासवर्ड। तो पासवर्ड का मतलब ये होता है जो भी आप इसमें टाइप करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वो मुझे पता होगा मैंने क्या लिखा है, एंड यूज़र अगर कोई मेरे साथ बैठा है उसको नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है आपने इसके अंदर। सो द कैरेक्टर इन अ पासवर्ड फील्ड आर मास्क्ड, शोज एज एक्सट्रैक्ट और सर्कल। सो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। किसी ब्राउज़र में हो सकता है कि आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है जो आप पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करता है। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि यूज़र जब फॉर्म को कंप्लीट कर लेता है तो सबमिट बटन से डेटा को वो सबमिट कराता है ना। तो इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। द फॉर्म हैंडलर इज अ टिपिकली सर्वर पेज विद द स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा। द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट। सो आप यहाँ देखेंगे फॉर्म में हमने डिफाइन किया एक्शन कि जो भी यूज़र यहाँ से डेटा फिलअप करेगा वो कहाँ जाएगा, गूगल के यूआरएल पर, है ना। तो यहाँ पर मेथड अभी कोई भी नहीं है, मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। मेथड क्या होता है, गेट और पोस्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है आपका। तो जैसे आप यहाँ से कुछ डेटा सबमिट करेंगे वो आपको यूआरएल में गेट हो जाएगा इधर। तो नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू ओमिट दिस सबमिट बटन वैल्यू एट्रीब्यूट द बटन विल गेट अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। तो यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं पहले वाले एग्जाम्पल की तरह कि वैल्यू सबमिट होगा, तो इनपुट टाइप सबमिट से बाय डिफ़ॉल्ट बटन पे सबमिट ही लिखा हुआ आएगा, चाहे आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। यानी कि समझ में आ रहा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वैल्यू सबमिट नहीं लिख रहे हैं तब भी हमारा सबमिट ही क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। और पहले वाले एग्जांपल के साथ अगर जाते हैं तो उसमें भी आपको सबमिट ही दिखाई देगा। रन करके देखिए, तो भूल गए कोई बात नहीं, सबमिट ही आएगा लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या है, इनपुट टाइप रीसेट। कई बार ऐसा होता है फॉर्म फिल करते वक्त हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप चाहते हो डेटा फ्लश हो गया, दोबारा से हम लोग फ्रेश लिखेंगे उसके अंदर, तो यहाँ पर रीसेट का इस्तेमाल करें उस केस में। तो रीसेट क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट स्टेट पर ले जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ जाके, जैसे कि अपना नेम, तो डिफ़ॉल्ट क्या लिखा होता है यहाँ पर, अरीना एनिमेशन। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे अपनी प्रीवियस स्टेट पर फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो अगेन अगर आप रीसेट लिखना भूल जाते हैं वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट ही प्रोड्यूस करेगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बटन लेट अ यूज़र सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। तो जैसे हम यहाँ पर यूज़र से उसकी फेवरेट लैंग्वेज सेलेक्ट करा रहे हैं, सो यूज़र हमें तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इसी तरह से चेक बॉक्सेस, जहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करा सकते हैं। फिर क्या अपने पास इनपुट टाइप बटन, जिस पर हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह को बेसिकली ट्रिगर कराते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो हेलो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। इनपुट टाइप कलर, इसके थ्रू आपका एक कलर फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि आप इस तरह से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनपुट टाइप डेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलेंडर बन जाए, तो ये देखिए कैलेंडर आपका क्रिएट हो रहा है इस तरह से। तो पहले के टाइम में और आपके टाइम में, पहले के टाइम में आपके टाइम में क्या डिफरेंस है कि आपका जो डेट वाला पार्ट होता था, हम लोग पहले 30 या 31 अपनी पूरी डेट, फिर मंथ 12, फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स को स्टोर कराते थे। आज की डेट में आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना कैलेंडर वाला मैकेनिज्म चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना डिफाइन करना है, इनपुट टाइप डेट। इस डेट टाइप से क्या होगा, आपका ये वाला आउटपुट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में हमें मिलता है डेट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट। जैसे कि आप यहाँ देखोगे मैक्स एंड मिनिमम। तो अभी पहले वाले एग्जांपल में क्या होगा कि यूज़र आगे भी जा सकता है यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, और चूज़ करके डेटा आ सकता है, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि यूज़र करंट डेट से आगे जा पाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम काम आता है आपके। तो क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्सिमम
और यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं मिनिमम। तो ट्राई करते हैं। तो अब आपका कैलेंडर एक लॉक मैकेनिज्म में है, यानी कि अगर हम लोग पीछे जाते हैं, ठीक है, तो आप 2000 से पहले नहीं जा सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग आगे जाने की बात करते हैं, आगे आप जितना मर्जी जाइए। इसी तरह से इस पर आते हैं बिफोर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिमम का यूज़ किया है। इसमें आप 1980 से पहले का यूज़ कर सकते हैं, 80 के बाद आपका कैलेंडर लॉक किया हुआ है हमने इसके अंदर, तो उसके आगे कैलेंडर आपका वर्क नहीं करेगा। ये देखिए 1979 के आगे कैलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मिनिमम, ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये अपना ईयर, ठीक है, और यहाँ पर एक आपका ये वाला एग्जाम्पल है मैक्स। फिर क्या है? डेट टाइम लोकल। अब इसमें क्या होगा, डेट टाइम लोकल जब आप डिफाइन करते हो तो आपको साथ में टाइम चूज़ करने का भी ऑप्शन आएगा। अब जैसे आप देखते हो आधार वगैरह की वेबसाइट से जब अपना आधार डाउनलोड करते हो पहली बार जब बनवा के आते हो, तो वहाँ पर आपको टाइम भी बताना होता है किस टाइम पर आपने अप्लाई किया था। तो आपका आवर्स और मिनट वहाँ पर होने चाहिए, आपका वो पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, जब वो प्रॉपर मैच करेगा तब जाके आप उसको डाउनलोड कर पाते हो उसके अंदर। तो ये डेट के साथ में आपका जुड़ा हुआ है टाइम। तो हम टाइम को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फिर क्या हमारे पास ईमेल। तो ईमेल हम लोग लास्ट क्लास में ट्राई करके देख चुके हैं, इनपुट टाइप ईमेल किस तरह से वर्क करता है। तो इसके अंदर यूज़र सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही पास करेगा, ठीक है। तो आपको लिखना होगा इनपुट टाइप ईमेल। फिर हमारे पास है इनपुट टाइप इमेज। अगर आप चाहते हो कि सबमिट की जगह पर मुझे अपना खुद का कोई इमेज यूज़ करना है, तब आप इनपुट टाइप इमेज और एसआरसी में अपना इमेज डिफाइन करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप फाइल। तो जैसे आप देखते हैं जीमेल वगैरह में अगर हम लोग कोई मेल वगैरह कंपोज करते हैं, ऐसे फाइल वगैरह अटैच करते हैं हम लोग, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप फाइल। तो यहाँ से आप देखो चूज़ करने का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा। सो यहाँ से हम कितनी फाइलें सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल, ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट टाइप हिडन। हिडन का एंड यूज़र के लिए कोई काम नहीं है, हिडन का काम होता है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होगा कि आप यहाँ देखें, डिफाइन अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू अ यूज़र। अ हिडन फील्ड लेट्स वेब डेवलपर्स इंक्लूड डेटा that cannot be seen or modified by users when a form is submitted. A hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. So, while the value is not displayed to the user in the page's content, it is visible and can be edited using any browser developer tools or view source functionality. So, do not use hidden inputs as a form of security. क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, क्योंकि अगर हमने कहीं पर इनपुट टाइप हिडन का यूज़ किया, देखो ये वाला फील्ड मुझे ब्राउज़र में नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा ना, बट जिसको पता होगा, डेवलपमेंट जानता होगा, वो तो पीछे आके पता लगा लेंगे ना कौन सा फील्ड है। यहाँ पर आपका डेटा पता चल गया। तो हम नहीं चाहते हमारा डेटा वगैरह रिवील हो, तो ये सर्वर साइड ही प्रोसेस करके लेके आओ चीज़ों को, ठीक है। तो वेब डिज़ाइनर के लिए इनपुट टाइप हिडन का कोई काम नहीं है, ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए इनपुट टाइप हिडन भी कोई फील्ड होता है। सो जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे आप देखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में जब आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करने जाते हो, तो प्रोफाइल फ़ोटो जब आपकी अपडेट होती है तो वहाँ पर पहले वाली जो फ़ोटो आपको दिख रही होती है वो इनपुट टाइप हिडन से ही आ रही होती है। तो उसको पता होता है कि आपकी पहली इमेज क्या है, नई इमेज कौन सी डालनी है, तो उसको अपडेट करके आ जाता है। तो जिनका डेवलपमेंट वाला पार्ट होगा कोर्स में, वो लोग सीखेंगे किस तरह से वर्क करता है हिडन। नेक्स्ट क्या है, टाइप मंथ। इस केस में आपको आउटपुट में मंथ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे दिसंबर, तो आपका दिसंबर 24 आगे यहाँ पर लिखा हुआ। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे इनपुट टाइप नंबर। नंबर वाले फील्ड में सिर्फ यूज़र नंबर ही पुट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। देखो ABCD अगर हम लोग टाइप करेंगे नहीं चलेगा, 1 2 3 4 आप लिखिए, वर्क करेगा इसके अंदर। और क्या देखते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू 1 रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर रिफ्रेश करें, अगर मैं ड्रॉप डाउन का यूज़ करता हूँ यानी कि नीचे वाले का, तो 1 पर ये लॉक है और 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हो जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, आप अगर कुछ वहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर करने जाते हो तो वो लिमिट कर देता है 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते एक यूज़र, है ना। तो वो यही सिस्टम लगा होता है वहाँ पर।
जब आप कार्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं उसको ज़रा समझते हैं। सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि चेक्ड। चेक का हम लोग यूज़ करते हैं चेक बॉक्स और रेडियो के साथ। सो स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सेलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स। ठीक है, तो वहाँ पर आप लिख दीजिए चेक्ड, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई भी एक ऑप्शन पहले से चेक्ड या फिर सेलेक्टेड आएगा उस केस में। बट सीधी सी बात है, अगर पहले से आएगा तो यूज़र को अगर मान लो ध्यान नहीं दिया, उसने डायरेक्ट सबमिट दबा दिया, तो क्या होगा, वही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने यूज़र को एक चॉइस ऑफर किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर सिलेक्शन और सबमिट, और जेंडर मान लो मेल पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है और फिर कोई फीमेल पर्सन कर रहे, तो क्या होगा, जेंडर का गड़बड़ हो गया ना सबमिट करते वक्त। तो करना नहीं होता इस तरह से कभी भी, तो बट अवेलेबल होता है। तो जैसे मैं इसी फाइल के अंदर एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा इसमें। ये देखिए, ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। यूआरएल को करेंगे कॉपी, ओपन करेंगे नोटपैड, कंट्रोल ओ, अब पहले अपनी फाइल को आप रिफ्रेश कर लीजिए। तो अभी देखिए तीनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ से इसको बताते हैं कि भाई HTML जो है वो पहले से ही सेलेक्टेड आना चाहिए। हमने क्या क्या लिखा, चेक्ड। अब रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को, यहाँ पर देखो चेक्ड आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ ना करके हम नीचे वाले आउटपुट में करेंगे चेक्ड यहाँ पर। अब देखो सेलेक्टेड आएगा, 5 दबा दिया हमने, इसको हटाइए कंट्रोल एस और रीलोड, है ना। इसी तरह से चेक बॉक्स अगर कहीं पर है तो मैं जैसे बाइक को फाइंड कर लेता हूँ और उस पर जाकर मेंशन कर देते हैं, है ना। तो चेक लिखने से बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा, बट आप देखना कि रिक्वायरमेंट हो तब लगाना, नहीं तो नहीं। अब यूज़र अगर सबमिट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा HTML और बाय सबमिट होगा। क्लियर है प्रैक्टिकली चेक्ड का काम। तो हमें यूज़र से डलवाना है डेटा, ना कि डिफ़ॉल्ट उसको देना है। नेक्स्ट नीचे आइए, और क्या मिलता है हमें, फिर क्या हमारे पास डिसेबल्ड। डिसेबल्ड कैसे काम करता है, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। तो अगर आप चाहते हो कोई फॉर्म फील्ड आपका डिसेबल हो जाए तब आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने इसकी एक अलग फाइल बनाई तो डिस्कस करेंगे। मैक्स स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। मैक्स लेंथ स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एन इनपुट फील्ड। मिन स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। तो हमने मैक्स और मिन अभी दोनों का यूज़ देखा डेट के साथ। लेंथ, तो ऊपर आपने नोटिस किया था एक पासवर्ड फील्ड था हमारे पास, हम चाहते हैं जब यूज़र यहाँ पर पासवर्ड अपना पुट करेगा तो उसकी मैक्सिमम लेंथ 6 रहेगी, ठीक है, एग्जाम्पल। अब आप क्या नोटिस करेंगे, पासवर्ड वाले फील्ड में अगर यूज़र पासवर्ड पुट करने जाता है तो 6 के बाद ये लॉक होना चाहिए। तो हमने गलत जगह डाला, सही जगह डाल के आओ, कट यहाँ डालना है और कोड क्लोज। फिर से ट्राई करेंगे। अब देखो हम लोग टाइप कर रहे हैं लेकिन आगे डेटा नहीं जा रहा है इसके अंदर। तो मैंने एग्जांपल पासवर्ड पे दिखाया, तो जैसे एग्जांपल के लिए पिन कोड होता है, पूरे हिंदुस्तान का कहीं का भी हो 6 का ही होगा। फ़ोन नंबर है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं का हो 10 का ही होगा। तो आपको मैक्स लेंथ का यूज़ ले लेना है, ठीक है। नीचे आइए, पैटर्न।
specifies a regular expression to check the input value against. Read only specifies that an input field is read only, cannot be changed. Required specifies that an input field is required, must be filled out, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था. Size specifies the width in characters of an input field. Step specifies the legal number intervals for an input field, and value specifies the default value for an input field. तो इन सभी का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन किस तरह से काम करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक हमने फील्ड बनाया, इनपुट टाइप क्या, नंबर. इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, दोनों का यूज़ करें. और हमने साथ में एक और वैल्यू यूज़ करें, स्टेप, जो आप यहाँ देख रहे हैं, और वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा. सो आप आउटपुट देखिए. सो स्टेप हमने 10 मेंशन किया था, 30 के बाद सीधे 40 होगा, ठीक है. लोवेस्ट जाओगे तो 0 रहेगा, अप टू जाओगे तो आपका 100. सारे काम में आ गए, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टेप एंड वैल्यू. यानी कि डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू होगा. अगर रिलोड कर दिया जाए पेज को तो 30 से ही स्टार्ट होगा. नेक्स्ट देखते हैं टाइप रेंज, ठीक है. अब ये रेंज वाला क्या सिस्टम है, तो कई जगह पर आपको इस तरह से ड्रैग वाला ही रिक्वायरमेंट आती है. जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे आ जाओ. अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट या जो भी आप चीज़ें देखते हो उसमें आपको एक रेंज में सेलेक्ट करना होता है, भाई मुझे इस रेंज के अपैरल्स चाहिए, सुना है. लेकिन ये जो रेंज है ये दोनों तरफ से चलता है. आपको वाला जो रेंज है वो सिर्फ वन साइड ही काम करेगा, ठीक है, इस तरह से. तो जब आगे थोड़ा सीख जाओगे तो आपको सिखा देंगे वो वाले किस तरह से बनते हैं. इसके लिए थोड़ा एडिशनल आपको कोडिंग करना पड़ता है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे. डेस्कटॉप, ये देखो, ये हमारे पास एक रेंज स्लाइडर है बना हुआ. तो आप ऊपर देख रहे हो, जब मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से तो ऊपर वैल्यू मिनिमम का चेंज हो रहा है और इधर से मैक्सिमम का चेंज हो रहा है ना, ये चीज़. तो ऐसे फ्लिपकार्ट में होता है, जब आप इसको चेंज करते हो यहाँ पर देखो ये चेंज होता है डेटा, देख रहे हो नीचे 200 आ गया, यहाँ चेंज कर हमने, है ना. तो अब आप जो यहाँ पर टी शर्ट्स देखो 200 से 500 रुपये के बीच में फ़िल्टर करके आप देख रहे हो. चलिए, तो ये था हमारे पास रेंज का ऑप्शन. तो रेंज पर आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 50. हमने यहाँ पर कितना डाल रखा है, मैक्सिमम 50, और मिनिमम कितना रहेगा, 0. तो जब आप रेंज बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम 50 तक ही जाएगा, 50 से ऊपर नहीं जाएगा. अगर आपने लिख दिया रेंज 1000 तो 1000 तक जाएगा, उतनी ही दूरी में, ठीक है. तो वो आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिखते हो. तो जैसे फ्लिपकार्ट का जो मैकेनिज्म हमने देखा, तो वहाँ पर आप देखो लार्ज अप्लाइंसेज तो लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक ऐसे रेंज होती है लगी हुई. तो रेंज में क्या होता है, मैक्स के अंदर वैल्यू होती है डली हुई, ठीक है. फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, इनपुट टाइप सर्च. तो सर्च फील्ड बनाने के लिए पहले क्या होता था, HTML फॉर्मेट, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही यूज़ होता था हमारा. बट अब डेडिकेटेड हमारे पास फील्ड है सर्च. तो ये सर्च डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, जब आप यहाँ कर्सर रखेंगे और कुछ टाइप करेंगे तो क्लोज का सिंबल आएगा साथ में, तो मतलब आप समझ जाओगे कि ये सर्च फील्ड है. अब जैसे हम लोग यहाँ पे जाके कुछ सर्च कर लेते हैं और सबमिट करते हैं तो देखो वो काम कर रहे हैं. बट आपको ये पता है कि सर्च काम कैसे कर रहा है, हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं इस चीज़ को, है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे हमने अपने इनपुट टाइप सर्च फील्ड का नेम जो है वो क्यू डिफाइन किया है, और ऊपर गूगल का URL है, और जो भी कोई इसमें सर्च लिखेगा वो क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा गूगल के URL में. नेक्स्ट इनपुट टाइप टेल. तो फ़ोन नंबर के लिए भी डेडिकेटेड फील्ड है हमारे पास. तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पर आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. सबमिट करोगे आप तो ये क्या बोलता है कि भाई प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, यानी कि ये ABCD लिखने के लिए नहीं बना है, फ़ोन नंबर ही जाएगा. फ़ोन नंबर भी जो आप लिखोगे उसका भी एक तरीका है, 4 के पेयर में लिखना है, फिर डैश लगाना है, फिर 2, फिर डैश लगाना है, फिर 4 का पेयर लिखना है आपने. तो ये बोलते हैं इसको पैटर्न. आप यहाँ नोटिस करें क्या लिखा रहा है, और ऊपर हमने कुछ डिस्कस किया था पैटर्न यहाँ पर. तो पैटर्न कैसे काम करता है, 0 to 9
4 की लेंथ, 0 to 9 2 की लेंथ, 0 to 9 4 की लेंथ। नंबर मैच कीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ डाल देते हैं डैश, और यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे तो देखो एक्सेप्ट करेगा इसको, डेट आ गया यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर पैटर्न में आपने डैश लिखना भी है साथ में, ताकि यूज़र जब लिखे तभी मैच हो। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप टाइम। तो जैसे करंट डे की बुकिंग के लिए अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप ओनली टाइम का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए टाइम वाला आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास यूआरएल, अगर आप किसी का वेबसाइट का यूआरएल कैप्चर कर रहे हैं तब आप लिखेंगे इनपुट टाइप यूआरएल। तो इसमें यूज़र कुछ और नहीं लिख के डाल सकता है, अभी इसको आप रिक्वायर्ड करके आइए। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड, मतलब कि हमें चाहिए ही चाहिए यूज़र से। रिफ्रेश करेंगे तो क्या बोलता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब आप यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए तो क्या बोलता है, प्लीज़ एंटर। अब यूआरएल जब तक सही नहीं होगा, अब देखो चल जाएगा, ये आ गया डेटा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप वीक। तो आप वीक डिफाइन करेंगे तो इस 2024 का कौन सा वीक चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 49th वीक चल रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे इनपुट के डिफरेंट टाइप्स। अब इनके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या आते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए, तो द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट specifies an initial value for an input field। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्म एलिमेंट, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमारे पास, आईडी, टाइप, नेम एंड वैल्यू, ठीक है। तो उधर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रीड ऑनली, बट उसका हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा था रीड ऑनली करता क्या है। सो द रीड ऑनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ऑनली पर्पजेज। तो जैसा आप देखते हो कोई साइनअप जब करने जाते हो किसी ऐप के अंदर या किसी वेबसाइट में, तो वहाँ पर टर्म्स कंडीशन होती हैं कुछ, ठीक है। तो आपका जो टर्म्स कंडीशन होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको स्क्रॉल भी करते हैं कई बार, तो वो टेक्स्ट एरिया फील्ड में होती हैं। और टेक्स्ट एरिया फील्ड के अंदर डेटा पढ़ सकते हो, लेकिन आप रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते आप उसको। तो उसको क्या बना दिया जाता है, रीड ऑनली। सो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, जिसको आप चाहते हो उसके आगे क्या लिख देंगे, रीड ऑनली। अब क्या होगा, अरीना और एनिमेशन दोनों आपको फील्ड एक्टिव ही दिखाई देंगे, बट इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में फील्ड आपको डेड दिखाई देगा, यानी कि आपका फील्ड जो होगा अनक्लिकेबल हो जाएगा, यानी कि देख रहे हैं इस तरह से। तो कई बार जब आप कोई प्रोफाइल अपडेट करने जाते हो तो देखते हो आपका ईमेल आईडी जो होता है वो इसी तरह से आता है, क्योंकि ईमेल अकाउंट चेंज करना अलाउड नहीं किया जाता है। जैसे आप जीमेल में जाओ, प्रोफाइल अपडेशन में जाओगे, आप सोचो कि मैं ईमेल आईडी बदल लेता हूँ अपनी, कुछ और कर देता हूँ, नहीं होगा चेंज, है ना। तो वो इस तरह से डेड मोड में रहता है आपका। दिस इज कॉल्ड डिसेबल्ड। नेक्स्ट है साइज एट्रीब्यूट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप किसी यूज़र से कोई डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि पिन, तो हमने यहाँ पर लिखा साइज़, साइज़ कितना है 4, तो यहाँ पर 4 के हिसाब से अपने आप फील्ड एडजस्ट हो गया है। इसी तरह से हमने ऊपर लिखा साइज़ 50, तो 50 के हिसाब से फील्ड हमारा एक्सपेंड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में क्या होगा, जैसे हमने बताया 4 का ही मैक्सिमम लेंथ हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर 4 का ही डेटा आएगा, 4 का आदमी यूज़र टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। अब पिन आपकी चॉइस है कि आपने नंबर फॉर्म में रखना है या दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है, अल्फा न्यूमेरिक, तो वो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन में डिसाइड होगा। मिन और मैक्स ये हम लोग करके देख चुके हैं ऑलरेडी किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर मिन और मैक्स हम लोग देख रहे हैं डेट के साथ भी, और हमने फील्ड के साथ भी देखा है, यह मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी करा दिया है। फिर क्या हमारे पास मल्टीपल। तो पहला वाला जो हमारे पास चूज़ फाइल वाला सिस्टम था, उसमें क्या था कि हम एक ही फाइल सेलेक्ट कर पा रहे थे, अब आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे संभव हुआ, हमने यहाँ पर क्या लिखा जाके,
मल्टीपल, ठीक है। फिर हमारे पास है पैटर्न। पैटर्न का रोल आप देख ही चुके हैं। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए कि यूज़र यहाँ पर कुछ लिखे, तो जैसे हमने लिखा IND, एक्सेप्ट हो गया। हमने क्या लिखा पैटर्न के अंदर, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि भाई A to Z या तो अपर केस में, A to Z या लोअर केस में, लेकिन 3 की लेंथ होनी चाहिए। तो क्या है टाइटल, 3 लेटर कंट्री कोड अपना लिखना है यहाँ पर। तो ये काम करेगा इस तरह से। जैसे आप 2 लेटर करोगे और सबमिट करोगे तो मना कर देगा इसको। क्या लिखा है, 3 लेटर कंट्री कोड, जैसे लिख दोगे सबमिट होगा आगे यहाँ पर। नेक्स्ट, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो कई बार क्या होता है कि फील्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलता है आपको, तो यहाँ आप देखेंगे प्लेस होल्डर हमने यूज़ किया है ताकि यूज़र को पता भी रहे कि भाई जो डेटा वो लिखने जा रहा है वहाँ पर लिखना किस फॉर्म में है। तो प्लेस होल्डर में देख रहे हो पैटर्न लिखा हुआ है हमारा। अब मैं यहाँ पर जाकर अपना खुद का पैटर्न लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। प्लेस होल्डर अपना आप गायब हो जाता है। अगर आप डेटा डिलीट कर देंगे प्लेस होल्डर वापस से रिवील हो जाएगा उस एरिया के अंदर। फिर हमारे पास क्या, रिक्वायर्ड। द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, टेक्स्ट फील्ड, सर्च, URL, टेलीफोन, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर्स, नंबर्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो, इन सभी जगह पर एक्सेप्टेबल है। सॉरी। तो चलिए, हमने यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम और हमने यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड, और टाइटल में क्या लिखा है, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। रन करेंगे एग्जाम्पल, सबमिट करिए। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये आपका यूज़र नेम कोई भी लेंथ हो सकता है तो वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका स्टेप। तो स्टेप हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है 3, तो ये 3 का ही जंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ सब स्टार्ट करें, 3, 6, 9, और ये नेगेटिव भी जा सकता है। अब ये नेगेटिव क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमने मिनिमम की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। तो इसको अगर हैंडल करना है तो मिन की वैल्यू को डिफाइन करें, इस मिनिमम कितना जाएगा। सो इनपुट रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट फुल प्रूफ एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड मैनी वेज टू ऐड इलीगल इनपुट टू सेफली रिस्ट्रिक्ट इनपुट। यू मस्ट, इट मस्ट ऑल्सो बी चेक्ड बाई दी रिसीवर दी सर्वर। तो आपको प्रॉपर वैलिडेशन में लगाने होंगे। तो जब जावास्क्रिप्ट कितना भी जा सकता है, ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ स्टेप को डिस्कस किया है। इससे ऊपर वाला जैसा आप देखोगे ना, कहाँ पर था हमारा पैटर्न मल्टीपल, यहाँ तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज़ें देख रहे हैं इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्या है, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म अगर अपना ओपन किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाए इस तरह से, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो फोकस डिफाइन करना। हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम पर ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाए। देखो आ गया कर्सर ऑटोमेटिक। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑटो फोकस। नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हाइट और विड्थ हम लोग कहाँ कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप क्या होता है हमारा, इमेज, उसकी आप हाइट विड्थ यहाँ डिफाइन कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, लिस्ट एट्रीब्यूट। ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ सेंटर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आपका इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, ऑटो कंप्लीट। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, ऑफ कर देते हैं तो आपका नहीं आएगा, ऑन कर देंगे तो आएगा। सो हम यहाँ पर कहते हैं पूरे फॉर्म में ऑटो कंप्लीट रहेगा, बट जब यूज़र ईमेल लिखे तो वो ध्यान से लिखे वहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट नेम में हिंट आ रहा है, लास्ट नेम में आ रहा है, लेकिन ईमेल में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ईमेल का ऑटो कंप्लीट बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी वर्क करती है। नेक्स्ट है अब ओनली एंड ओनली फॉर्म एट्रीब्यूट्स। सिर्फ फॉर्म टैग के बारे में बात करेंगे। तो देखो फॉर्म टैग में जितना भी आप डेटा देखते हैं, जैसे कि एक्शन हो गया, आईडी हो गया, आपका मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग से भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे, ज़रा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट। तो द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म the input elements belong to. The value of this attribute must be equal to the id attribute of the form element it belongs to. So हमने एक फॉर्म बनाया है। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको ये टॉपिक ना पढ़ाऊँ
तो क्या होता है, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि फॉर्म के अंदर जितने आप फील्ड बनाओगे वही आपके सबमिट होंगे। बट आप इस एग्जांपल में क्या देखते हैं, लास्ट नेम को हमने फॉर्म के बाहर डिफाइन किया हुआ है। तो ये वर्क कैसे कर रहा है आप यहाँ देख रहे हैं, फॉर्म की आईडी क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म एट्रीब्यूट। अब ये कहीं भी हो वर्क करेगा। तो जैसे कि रन एग्जाम्पल, ये लास्ट नेम बाहर है, फर्स्ट नेम अंदर है, हमने लिखा जैसे कि, तो यानी कि मैं सबमिट यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जब ब्राउज़र में हम लोग रिजल्ट कैप्चर करेंगे तो मुझे दोनों चीज़ें रिसीव हो रही हैं, आ गया डेटा। तो पॉसिबल है, लेकिन जब आप ये पढ़ लेते हैं इस तरह से तब, अदरवाइज़ आप कभी भी देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस देखने के लिए नहीं मिलेगी, हमेशा इसके अंदर ही मिलेगा आपको, फॉर्म टैग के अंदर ही। बाहर अगर करना है तो आईडी मैच कराइए। नेक्स्ट, फॉर्म एक्शन की बात करते हैं। ये जो होता है हमारा, तो मेरा पूरे फॉर्म के लिए एक्शन क्या लगा हुआ है, google.com, बट मैंने एक और बटन रखा है अपना, मैं कहता हूँ कि उसको याहू पर भेज दो डेटा को, ठीक है। तो ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा है, एक्शन, लेकिन एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्म एक्शन। यानी कि अब मेरे एक ही फॉर्म में 2 सबमिट ट्रिगर हैं, एक गूगल पर लेके जाएगा और एक याहू पर। चलिए ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट, डेटा कहाँ आता है, गूगल में, बैक करते हैं, सबमिट एज एडमिन। अब डेटा कहाँ है, याहू के अंदर, है ना। फॉर्म एक ही है, लेकिन एक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ही फॉर्म के अंदर 2 एक्शन। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में साइन इन साइन अप का सिस्टम देखते हैं हम लोग, रजिस्टर एज अ कस्टमर, रजिस्टर एज अ एडमिन, एंट्री पॉइंट एक ही है। जैसे खासकर आप देखोगे कहाँ हो सकता है, बैंकिंग के केस में मिल जाता है कई बार देखने के लिए। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या है और आप कौन है, आप एम्प्लॉय हैं, एजेंट हैं, क्या हैं, इस तरह से। उसके बाद उसी तरह का ओपन होगा। चलो यहाँ से, चलो लॉगिन पर क्लिक करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने चेंज कर दिया इंटरफेस, नहीं तो पहले ना बाहर दोनों ही ऑप्शन आते थे। और कहाँ मिल सकता है हमें, चलो इसको ऐसा समझ लो। ये हमारा फील्ड है और ये हमारे 2 सबमिट बटन है इसके अंदर, जैसे न्यू यूज़र है या फिर नो योर यूज़र आईडी है, ठीक है। तो ये दोनों मुझे अलग अलग यूआरएल पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो अभी चली ना, क्योंकि उसके अंदर उसको वो चाहिए डेटा पहले, तभी वो उस पर आपको लेके जाएगा। न्यू यूज़र के पास कोई आईडी होगा नहीं, तो वो अपना जाके कॉन्फ़िगर करेगा, इसलिए उसका बिल्कुल अलग से मैकेनिज्म ओपन हुआ है। मैं कोई ना कोई फॉर्म दिखा दूंगा आपको, उस तरह का मिल जाएगा आपको, बट नीड आती है। नेक्स्ट है फॉर्म में इनक्रिप्शन टाइप। अब ये इनक्रिप्शन टाइप का काम क्या होता है, तो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने फॉर्म का डेटा क्या करना चाहते हो, एनकोडेड। तो इन टाइप क्या काम करेगा, दी इनपुट इंक टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड ओनली फॉर फॉर्म्स विद मेथड इक्वल टू पोस्ट। अगर आपका मेथड गेट होगा तो काम नहीं करता, पोस्ट पर ही काम करता है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसको कब लगाना है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी फॉर्म के सबमिशन में कोई अटैचमेंट डाल रहे हैं, अटैचमेंट में भी जैसे किसी जॉब की वेबसाइट पर जाते हो तो रेज्यूमे अपलोड करोगे, है ना, या फिर अगर किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा रहे हो तो अपनी फ़ोटोज़ या अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उस कंडीशन में हमें इसकी रिक्वायरमेंट आती है। खाली डेटा पोस्ट करने के लिए इसका कोई काम नहीं है, यानी कि इनपुट टाइप फाइल अगर है तब हमें इसका यूज़ करना होता है, अदरवाइज इसका यूज़ हमें नहीं करना होता।
फिर क्या हमारे पास फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। मेथड हमें पता है दो ही होते हैं, गेट और पोस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी फॉर्म को देखो मैं पूरे फॉर्म को गेट से भी भेज रहा हूँ और इसी फॉर्म का डेटा को मैं पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ लिखिए अरीना एनिमेशन। गेट के एग्जाम्पल में क्या होगा, डेटा को रिवील हो जाएगा। पोस्ट के एग्जाम्पल में डेटा को रिवील नहीं होगा, गूगल पर आपको एरर क्रिएट हो जाएगा एक, क्योंकि पोस्ट वहीं होता है जहाँ पर हमारा राइट होता है। तो जब आप अपना होस्टिंग डोमेन खुद का कुछ खरीदेंगे, बैकएंड वगैरह बनाएंगे, तब आप पोस्ट का यूज़ कर पाएंगे। तो जिनका डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को भी कैसे काम करता है। फिर क्या है फॉर्म टारगेट। फॉर्म टारगेट मतलब कि मेरा डेटा एक नया टैब ओपन होकर सबमिट हो, उस केस में आपका काम करेगा। तो जैसे नॉर्मली हमारे फॉर्म का कोई भी टारगेट नहीं है, तो यानी कि अगर आप कोई भी डेटा यहाँ लिखेंगे तो ये देखना सेम ब्राउज़र विंडो रिप्लेस हो जाएगा गूगल में, चेंज हो गया। बट अगर हम लोग टारगेट का यूज़ कर रहे हैं तो देखिए अब नया टैब ओपन होगा और उसके अंदर डेटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा यहाँ पर फॉर्म टारगेट। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए चाहते हो तो आप ओनली टारगेट लिखेंगे, अंदर अगर करना चाह रहे हैं सबमिट बटन पे तो फॉर्म टारगेट लिखना है आपको। फिर क्या है फॉर्म नो वैलिडेट। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे फील्ड में वैलिडेट लगा हुआ है यानी कि रिक्वायर्ड। हम कहते हैं कि भाई ये जो है सबमिट करो, तो क्या बोलता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल की जगह पर कुछ भी, जैसे इन्फो, और पैटर्न में पूरा नहीं बना रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है उसको एरर थ्रो कर रहा है। बट मैं कहता हूँ सबमिट विदाउट वैलिडेशन, तो देखो डेटा इन्फो आ गया यहाँ पर ईमेल। बट अगर हम वैलिडेट वाले की बात करेंगे और सबमिट करने की ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। वो कहता है proper@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से लिखो और सबमिट करो, तब ये आपका डेटा इधर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा रिक्वायर्ड, तो यानी कि ये बिना रिक्वायरमेंट के नहीं सबमिट होगा। इस पर हमने क्या लिखा है नो वैलिडेट, तो यानी कि पूरे फॉर्म के डेटा को बिना किसी वैलिडेशन के आप सबमिट करवा सकते हो। अब की बार हम लोग क्या लिख रहे हैं पूरे फॉर्म को ही नो वैलिडेट, तो आपका पूरा फॉर्म नो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास फॉर्म के इतने सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होते हैं। तो रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, साइन इन साइन अप की खास कर बात आ जाए, या फिर जनरली जो वेबसाइट ऑनर के कॉन्टैक्ट के पेज होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है उनका कुछ क्वेरी होता है, फीडबैक होता है, कुछ भी है, तो वहाँ से सबमिट हो पाता है। ठीक है, तो फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, एक इंट्रैक्शन का, कम्युनिकेशन का पॉइंट है। अगर किसी वेबसाइट में हम लोग कुछ कम्युनिकेट ही ना कर पाए तो उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं, वन वे वेबसाइट है वो। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हर वेबसाइट पर देखते हैं एक फॉर्म का फील्ड अवेलेबल होता है। जैसे अगर हम इस साइट पर आते हैं, ठीक है, तो अगर कोई हमसे कनेक्ट करना चाह रहा है तो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेगा तो फॉर्म है ना यहाँ पर, ज़रूरी है। अब कोई मान लीजिए हमारी कोई सर्विस लेना चाहता है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है, उस तरह से वो चूज़ करेगा। तो लेट से हमने ये चूज़ किया, इसका कैलेंडर आ गया अपना। ठीक है, फिर वो टाइम स्लॉट चूज़ करे, भाई मेरे को किस टाइम का स्लॉट बुक करना है, फिर वो डिटेल फिल करेगा, फिर अपना नेक्स्ट करेगा। यहाँ से इस तरह से डिटेल फिल करते चले जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है फॉर्म टैग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिक्स HTML5 के अंदर। तो HTML5 में अगर आप कोई ग्राफिक बनाना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं कैनवस एलिमेंट। ठीक है, कैनवस। ठीक है, तो कैनवस ग्राफिक्स किस तरह से काम करता है ज़रा इसको समझिए। द HTML canvas element is used to draw graphics on a web page. The graphics to the left is created with canvas. It shows 4 elements: a red rectangle, green rectangle, multicolor rectangle and a multicolor text. तो मैं आपको अंदर इसमें एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो कैनवस है क्या एक्चुअल में, इसको समझें। सो कैनवस एलिमेंट इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको JS आना ज़रूरी है, तब ये काम करता है। So canvas element is only a container for graphics. You must use JavaScript to actually draw the graphics. So canvas has several methods to draw graphics: boxes, path, circle, text and adding images. And canvas is supported by all major web browsers, सभी में काम करता है। So canvas का एग्जांपल क्या है, इसका अगर सिंटैक्स देखें, so आपको लिखना होता है कैनवस एलिमेंट, जिसको आपने स्टार्ट और क्लोज करना है, उसको एक आईडी आपको देना है और उसकी विड्थ और हाइट आप क्या रखना चाहते हैं वो आप डिफाइन करेंगे। सो कैनवस इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन HTML पेज। बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवस हैज़ नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट। तो अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से बनाइए। ये आपका एक कंटेनर जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, कैनवस एरिया है हमारे पास। सो ऑलवेज स्पेसिफाइज एन ID एट्रीब्यूट टू बी रेफर्ड टू इन अ स्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, एंड अ विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट टू डिफाइन द साइज ऑफ द कैनवस। टू ऐड अ बॉर्डर यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक एम्प्टी कैनवस, जो कि अभी आपने प्ले करके देखा। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट। आफ्टर क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर कैनवस एरिया यू मस्ट ऐड अ जावास्क्रिप्ट टू डू द ड्राइंग। सो स्क्रिप्ट टैग में हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है लाइक C, और C में हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हमारे कैनवस का नेम क्या है, माई कैनवस। नेक्स्ट हमने इसका X पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा CTX, एक वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। तो हमने लोग यहाँ पर लिख रहे हैं C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, और हमने इसको लिखा मूव करेंगे इसको 0 पोजीशन से कहाँ तक 210, यानी कि हमारी विड्थ कितनी है 200 और हाइट कितनी है 10। तो यानी कि मैं कैनवस के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम। ठीक है, और जब आप इसका आउटपुट एक्सपीरियंस करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन हमारा जावास्क्रिप्ट से क्रिएट हो गया इस तरह से। कंट्रोल यू करके देखिए। तो कैनवस में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, हमने इसको जावास्क्रिप्ट असाइन करके इसको डेटा दिया है कि इसमें एक लाइन क्रिएट हो। इसी तरह से अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे, सेम रहेगा सब कुछ, बस आप यहाँ लिखेंगे CTX बिगिन पाथ, और यहाँ पर आप लिखेंगे CTX आर्क। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिफाइन किया है, 95 50 40 02 मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया है स्ट्रोक। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट होगा। सो अभी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं समझना है, जब जावास्क्रिप्ट का डेडिकेटेड टॉपिक आएगा, जिनका भी जावास्क्रिप्ट कोर्स में है, ठीक है, तब आप इसको देखेंगे कि एक बेसिकली क्या चीज़ें हैं इसमें। इसी तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपका टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखो क्या होता है, जब भी आप कोई सर्कल बनाते हो तो उस सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट्स X और Y एक्सिस, फिर आता है आपका रेडियस, कि रेडियस हमें कितना रखना है। तो हमने रेडियस को अपना डिफाइन करना होगा उसके अंदर। तो इस तरह से जाके आपका क्रिएट होता है बेसिकली सर्कल। तो याद करो अपनी वो एक्सरसाइज जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक टैग हमने पढ़ा था, इसका नाम था शेप, याद है वो, जिसमें आपको हॉटस्पॉट हमने पढ़ाए थे, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, या फिर आपको मैंने पढ़ाया था पॉलीगोनल। ठीक है, तो मार्क टैग पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसमें क्या था कि अगर आप इमेज के ऊपर उसकी इमेज की शेप के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, भूल गए, एक कोई हमने ग्राफिक देखा था, इसमें कंप्यूटर, कॉफ़ी का कप था, मोबाइल फ़ोन था, तो उसमें हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी ना, कोऑर्डिनेट्स पहले निकालते हैं, फिर कहाँ से कहाँ तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ये वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो उससे बेसिकली ये बन के तैयार, लेकिन यहाँ पर आप मैथ डॉट पाई जो लगा रहे हैं, ये क्या है, मैथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ के अंदर पाई
अपने एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है जिससे हम लोग पूरा रेडियस बना के तैयार कर रहे हैं इसका। तो इसलिए कह रहा हूँ जब जावास्क्रिप्ट आएगा तब डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि अभी HTML का पार्ट है। JS तक पहुँचने के लिए CSS का क्लियर होना ज़रूरी होता है। बट फिलहाल आप ये समझे कि कैनवस एलिमेंट कर क्या रहा है। तो कैनवस क्या करता है, आपका ऑन द गो यानी कि ऑन द फ्लाई मोड, यानी कि आप ब्राउज़र पर ही डायरेक्ट ग्राफिक्स अपने बना सकते हो। सो बहुत सारे आप आज की डेट में देखते हो कि गेमिंग साइट्स हैं कुछ ऐसी जो ब्राउज़र पे आपको गेम प्ले करने का ऑप्शन देती हैं। तो जितने भी आप 2D गेम्स देख रहे हैं या 3D गेम्स जो हम लोग छोटे छोटे देख रहे हैं जो ब्राउज़र पे ही आप प्ले करते हो, तो वो आपका कैनवस पे ही बना होता है, ठीक है। और उसके पीछे जावास्क्रिप्ट आपकी वर्क कर रही होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा ब्राउज़र क्रोम के अंदर आपका नेट चला जाता है, तो वहाँ पर एक डायनासोर का गेम स्टार्ट होता है, वो यही है कैनवस, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ग्रेडेंट बनाना है तो कैनवस में ग्रेडेंट भी पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। हम नहीं कर सकते, जिन्होंने बनाया उनका अपना वो बना हुआ है। हाँ, अगर हम उसका कोड पूरा लिखें तो पॉसिबल है। अब वो सोचो कि डायनासोर का गेम जो खेल रहा होता है ना, बंदा ये सोचता है कि मैं बहुत लंबा खेल लूँगा इसको, उसकी पता है गेम की लाइफ कितनी है? कह सकते हो 10,000 साल लगातार खेलोगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इतना बड़ा कोड लिखा गया उसके लिए। ऐसा लिखा है कि वो अपना भी, आपने नोटिस किया होगा जब आप 3-4 हज़ार के पॉइंट पे पहुंच जाते हो स्पीड बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है, उसमें बंदा इल्यूजन में कहीं ना कहीं हिट हो जाता है। डे भी होता है, नाइट भी होती है, फिर आगे चल के उसके अंदर ईगल्स वगैरह भी आती हैं जो ऊपर से कुछ आपको टच करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें आपको डॉज करना होता है बार बार। चलिए, इमेज भी आप कॉल करा सकते हैं इसके अंदर, बस आपको इमेज का पाथ बताना होगा इसमें। तो ये देखिए कैनवस में जैसे हम लोग ट्राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका इमेज कैनवस में आ सकता है। ये ओरिजिनल इमेज है जिसको हमने कैनवस में लोड करवाया है। तो ये होता है कैनवस। अब कैनवस के अपने कुछ प्लस हैं कुछ कॉन्स हैं, उसको समझेंगे हम लोग। दूसरा आपका ग्राफिक में आता है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। देख चुके हैं हम लोग इसको पहले, है ना। So SVG define vector-based graphic in XML which can be directly embedded in HTML pages. SVG graphics are scalable and do not lose any quality if they are zoomed or resized. SVG is supported by all major browsers. So stand करता है scalable vector graphic, वेक्टर बेस्ड होता है, XML फॉर्मेट में होता है, एनिमेट भी किया जा सकता है, W3C का रिकमेंडेशन भी कि आप इसको यूज़ करें। प्लस SVG इंटीग्रेट विद अदर्स स्टैंडर्ड सच एज CSS, DOM, XSL एंड जावास्क्रिप्ट, कहीं पर भी इसको आप इंटीग्रेट करा सकते हो। सो द HTML SVG element is a container for SVG graphics. SVG has several methods for drawing path, rectangle, circle, polygon, text and much more. So जैसे कि आपको यहाँ सर्कल बनाना है, तो यहाँ देखो सर्कल बनाना काफ़ी आसान है। सर्कल का X, सर्कल का Y और सर्कल का रेडियस, इतना करना है, ठीक है, और आपका सर्कल इसमें बन जाएगा। तो ये अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसका पाथ सही कर दूंगा तो आपको दिखेगा। यहाँ पर URL गलत लगा हुआ है, इसको आप क्या करें, URL को कॉपी करिए और नोटपैड ओपन करिए, Ctrl+O, इस URL को करेक्ट कर देना है। चलिए रन करेंगे, बना हमारा सर्कल। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया था, हमने लिखा था सर्कल X, सर्कल Y, रेडियस 40 यानी कि 80 पिक्सल का बनेगा, स्ट्रोक हमने ग्रीन बोला और स्ट्रोक की थिकनेस कितना वाला 4, और इनसाइड कलर क्या होगा। बेनिफिट देखो कितना भी जूम करो क्या ये पिक्सलेट हो रहा है, कैनवस पिक्सलेट होता है, ठीक है। कैनवस को 100% पर ही आप देख सकते हो, एक पिक्सल भी अगर जूम होगा तो पिक्सलेट हो जाएगा। दूसरा रेक्टेंगल अगर हमें बनाना है, अगेन X और Y एक्सिस, विड्थ और हाइट, स्ट्रोक, थिकनेस और कलर। अगेन इसका भी URL गलत है, मुझे सही करना पड़ेगा। ये देखिए
रेक्टेंगल क्रिएट हो गया हमारा। तो रेक्टेंगल में क्या है, एक्स और वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट, स्ट्रोक, विड्थ एंड फिल कलर। अगेन देखिए कितना ही जूम करें, देयर इज नो पिक्सेलेशन। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर आपको राउंडेड कॉर्नर बनाने तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, राउंडेड एक्स और राउंडेड वाई। तो 20 पिक्सल्स का हम लोग इसके अंदर राउंडनेस डाल रहे हैं। तो राउंडनेस भी पॉसिबल है, देखो कोई ब्लर नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह से आप स्टार वगैरह अगर बनाना चाह रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, तो पॉलीगन पॉइंट्स आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अलग अलग, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और आपका स्टार ग्रेड होगा उसमें। और बाकी आगे आप क्या क्या कलर रखना चाहते हैं वो सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। सिमिलरली हम लोग ग्रेडेंट भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आपका ग्रेडेंट भी काम करेगा। जूम करिए, कोई इसमें पिक्सेलेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग डिफरेंस समझे, आपकी दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये जितना भी हमने कोड किया ना, इसके लिए इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फोटोशॉप में आपको पता है शेप बनाइए, वेक्टर टूल जो होता है, लेयर पर राइट क्लिक, कॉपी एसवीजी, सेम वही काम होगा जो मैंने किया है, ठीक है। चलिए डिफरेंस समझ लेते हैं एसवीजी में और कैनवस में क्या डिफरेंस होता है। एसवीजी इज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग 2D ग्राफिक्स इन XML, while Canvas draw 2D graphics on the fly with JavaScript. SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM, so you can attach JavaScript event handlers to SVG graphics. यानी कि हम लोग SVG ग्राफिक को JavaScript से कंट्रोल करा सकते हैं। In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attributes of an SVG objects are changed, the browser can automatically re-render the shape. Canvas is rendered pixel by pixel. In Canvas, once the graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If its position should be changed, the entire scene need to be redrawn, including any object that might have been covered by the graphic. अब इसमें ज़रा डिफरेंस देखें क्या होता है। SVG रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि कितना भी बढ़ा लो घटा लो उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या डिपेंडेंट है। अगर हम लोग कैनवस में आके कोई एग्जांपल अगर अपना देखें, जैसे अब लाइन को 1 पिक्सल से मतलब 100% से ऊपर लेके जाओगे, ये पिक्सलेट हो रही है ना। सपोर्ट फॉर इवेंट हैंडलर, इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता इवेंट हैंडलर्स का, यानी कि ऑन क्लिक ऑन डबल क्लिक क्या होगा वो सब कुछ नहीं। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ एसवीजी में, इसमें पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि अगर कैनवस में आपने कोई टेक्स्ट लिखा और जूम करेंगे तो देख रहे हो पिक्सलेट हो रहा है ना, बट एसवीजी में ऐसा नहीं होता। स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स, यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज PNG और JPG, यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक है तो कोड एसवीजी में बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो लोड ज़्यादा लेगा। तो आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स नहीं बनाने होते। पता चला कि आपने फोटोशॉप में कोई एनिमल ही ले लिया एसवीजी में, और आप देखोगे उसका कॉपी करने के बाद कोड बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा कोड लगा सकते हो, लेकिन ट्राई नहीं करना है क्योंकि आपका पेज स्लो हो जाएगा उस केस में। नॉट सुटेड फॉर गेम एप्लीकेशंस, वेल सुटेड फॉर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स, यानी कि अगर आप चाहते हो ब्राउज़र पर कोई गेम डिज़ाइन करना है तो आप कैनवस का इस्तेमाल कर सकते हो। एसवीजी में गेमिंग का काम नहीं होता है, ठीक है। तो गेम में आप देखते हो जब हम लोग गेम खेलते हैं कोई भी, तो गेम खेलने से पहले आपको सेटिंग करना होता है कितने FPS पर रखना है, क्या डायमेंशन होगा, सारी चीज़ें। अगर आपका स्क्रीन अलग है, मतलब डिस्प्ले अगर हाई है आपका और आपने उसमें क्वालिटी लो चूज़ कर लिया तो गेम फटने लग जाता है, पिक्सलेट हो जाता है। सब कैनवस का ही कमाल होता है। तो ये था आपका ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीमीडिया वाला पार्ट इसके अंदर।